हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग फिर से एक बार मिल रहे हैं बीएड पार्ट 2 असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए। असेसमेंट फॉर लर्निंग में हम लोग अभी तक देख रहे थे सापेक्षिक स्थिति की माप या मेजर्स ऑफ रिलेटिव पोजीशन, जिसमें हम लोगों ने पिछली बार परसेंटाइल रैंक में अनग्रुप डाटा के लिए किस तरह से कैलकुलेशन किया जाता है उसको हम लोग देख रहे थे। मेजर्स ऑफ रिलेटिव पोजीशन में जो बातें हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। मेजर्स ऑफ रिलेटिव पोजीशन या सापेक्षिक स्थिति की माप। मेजर्स ऑफ रिलेटिव पोजीशन में जो रिलेटिव पोजीशन है या सापेक्षिक स्थिति है, इसकी स्थिति को जानने की कोशिश करना प्राप्त आंकड़ों से, जो हमारे पास प्राप्त आंकड़े हैं उनसे इस स्थिति की जानकारी हासिल करना, इस स्थिति को जानना, ये हम लोग आज देखेंगे। यहाँ पे जो रिलेटिव पोजीशन है, जिसको कि हिंदी में सापेक्षिक स्थिति कहा गया है, उसकी जब हम सापेक्षिक स्थिति को हम लोग जब देखने की कोशिश करते हैं तो वो हम उस समय देख पाते हैं जब हम निरपेक्ष स्थिति या फिर निरपेक्ष मात्रा के बारे में जान पाते हैं। इसको हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि निरपेक्ष मात्रा के किसी भी माप में हम लोग उस समय तक जानने की कोशिश करते हैं जब उस समय तक, या फिर कह सकते हैं वो समय या उसका अर्थ सीमित होता है। जब हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं उसके समकक्ष या सापेक्षिक माप की या रिलेटिव पोजीशन की, तो वहाँ पे उसे नापने के लिए उसके निरपेक्ष माप और सापेक्षिक माप दोनों को आमने सामने की ओर रख करके देखा जाए, तभी हम उसके सापेक्षिक स्थिति को समझ सकते हैं या सापेक्षिक स्थिति को जान सकते हैं। इसको हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं कि किसी भी आकार, मान लिया जाए एक ग्लास है हमारे सामने, एक ओरिजिनल ग्लास है हमारे सामने, उस ग्लास को हम तभी अच्छे तरीके से जान सकते हैं जब हम उसका एक आकृति के रूप में हम अपनी आँखों में बैठा सकते हैं। मान लिया जाए उसी आकृति को अगर हम किसी कागज में उकेर दें और वो उकेरा हुआ चित्र जो है हमारे सामने, हम उसी को रियल मान सकते हैं, जो वो सामने वाले ओरिजिनल ग्लास के समक्ष दिखेगा या रूप में दिखेगा। इसी को यहाँ पे रिलेटिव पोजीशन कहा जा रहा है। एब्सोल्यूट पोजीशन से जब मापा जाएगा तभी हम उसके रिलेटिव पोजीशन को समझ सकते हैं या जान सकते हैं। अब रिलेटिव पोजीशन को कैसे जानेंगे? मान लिया जाए अगर हम किसी चीज़ की ऊंचाई को नाप रहे हैं तो ये माना जा सकता है कि नापने वक्त कोई ना कोई त्रुटि हुई होगी। 1 मिलीमीटर की त्रुटि या 1 मिलीमीटर की भूल, 2 मिलीमीटर की भूल, 1 सेंटीमीटर की भूल, इस तरह की भूल हो सकती है नापने में। लेकिन तब हम उसका मापन के लिए हम तभी उसमें आकलन या उसका मेजरमेंट को सही मानेंगे जब हम उसके एब्सोल्यूट वैल्यू से उसके रिलेटिव वैल्यू को कंपैरिजन करेंगे। रिलेटिव वैल्यू को अब यहाँ पे किस प्रकार से कंपैरिजन करके समझ सकते हैं? मान लिया जाए कि अगर किसी चीज़ को नाप रहे हैं तो उसमें कुछ नंबर आगे हो गई है, कुछ आंकड़े आगे हो गए हैं या कुछ आंकड़े पीछे हो गए हैं, तो इसमें नापने के लिए जो नापा जा रहा है उसकी ऊंचाई या उसकी लंबाई ज्ञात हो या जानकारी में हो, तो उसके नाप के अनुसार से
ये जान सकते हैं कि वो किस तरह से या किस रूप में चल रहा है, या फिर कह सकते हैं कि जिस रूप में चल रहा है वो किस रूप में चल रहा है या किस रूप में उसकी बातें आ रही हैं। वहाँ पे इस रूप से देखने के लिए ये विचार देखा जा सकता है। यहाँ पे जो भी वस्तु नापी जा रही है उसके समक्ष में ये भी कह सकते हैं कि क्या कितनी ऊंचाई वाली वस्तुओं को नाप रहे हैं। क्या नापने वाली वस्तु भवन है, या कोई बिल्डिंग है, बादल है, या फिर कोई छोटी सी चीज है। तो यहाँ पे जब भी मापन या रिलेटिव पोजीशन का वैल्यू निकालने की बात होती है तो तब रिलेटिव वैल्यू के बारे में जान सकते हैं। जब किसी भी वस्तु या किसी भी चीज के बारे में जब इवैल्यूएशन हो रहा है, जब मेजरमेंट हो रहा है, तो उसके वैल्यू या मूल्य के बारे में जान करके हम उसके रिलेटिव पोजीशन को जान सकते हैं कि उसके अनुकूल रिलेटिव पोजीशन किस प्रकार का है। मान लिया जाए कि अगर हम किसी वस्तु का मूल्य या रुपीस में करते हैं, किसी वस्तु का वैल्यू लगाते हैं रुपीस में, तो हम तब तक उसको सही वैल्यू या सही मूल्य नहीं दे सकते हैं जब तक हम उसका रियल वैल्यू नहीं जानते हों। उसके रियल वैल्यू को जानने के बाद ही हम उसके सही वैल्यू को बता सकते हैं, उसके रियल वैल्यू को बता सकते हैं। यहाँ पे मानवों के गुणों के मापन की जब रिलेटिव पोजीशन में बात आती है, जब हम किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर कितने सारे कैरेक्टर हैं उसके इवैल्यूएशन की बात होती है, उसके मेजरमेंट की बात आती है, तो हम तब तक उसके रिलेटिव पोजीशन को नहीं जान सकते हैं जब तक वो मनुष्य जिस सोसाइटी में रह रहा है, जिस सोसाइटी का वो मेंबर है, उस सोसाइटी के बारे में नहीं जानते हैं। तब तक हम उसके बारे में नहीं बता सकते हैं। उस सोसाइटी का जब भी जो भी गुण है उसके बारे में नहीं जानते हैं, तब तक हम उस व्यक्ति के बारे में पूरी तरह से जज नहीं कर सकते हैं। मान लिया जाए कि अगर किसी व्यक्ति में जो भी कैरेक्टर है, जो भी गुण है, उसकी मात्रा या उसके टेम्परामेंट के बारे में हम लोग को मेजरमेंट करना है, तो हम उस समय तक हम उसके बारे में मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम उसके सोसाइटी में जो भी जिस सोसाइटी में वो पर्सन रह रहा है उसके बारे में हम नहीं जानते हैं या उसके बारे में हम अच्छे तरीके से नहीं सुने हैं, तब तक हम उस व्यक्ति के कैरेक्टर के बारे में नहीं बता सकते हैं, अच्छे तरीके से नहीं बता सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि किसी भी मनुष्य के कैरेक्टर का पता उस व्यक्ति के जिस समाज में वो रह रहा है उसके बारे में जानने के बाद ही चल पाता है। जैसे कि एक सिंपल सा एक एग्जांपल हम दे सकते हैं इस बारे में कि अगर कोई बच्चा बुरा है तो हम ये साधारण रूप में कह सकते हैं कि हो सकता है कि वो बच्चा किसी बुरे संगति में रह करके या बुरे समाज में रह करके उसकी गुण ऐसे हो गए हैं। कोई बच्चा अगर चोरी करता है, चोरी करने वाला बच्चा है, तो ये कह सकते हैं कि वो जिस घर में या जिस संस्कार में रहता है वो उस घर के संस्कार होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर हम उसके घर को जानते हैं तो आराम से ये कह सकते हैं कि वो बच्चा किस रूप में और किस कारण से वो उसका गुण इस प्रकार से है, उसका गुण बुरा है, अच्छा है, इस प्रकार से है। तो इस तरह से रिलेटिव पोजीशन में जब मानव के गुण या ह्यूमन बीइंग के कैरेक्टर की बात की जाती है तो इन सारी बातों को भी ध्यान में रखा जाता है। और इन सारी ये सारी बातें जो है ये भी बताते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग जो है वो किस रूप में और कितना उसका कैरेक्टर उसके रिलेटिव पोजीशन को या उसके एब्सोल्यूट पोजीशन के अनुसार से उसका रिलेटिव पोजीशन
कितना प्रभावी होता है। लेकिन ह्यूमन बीइंग के बारे में इस तरह की बातें करना थोड़ा सा कठिन होता है। मान लिया जाए कि 10 साल का एक बच्चा है और उसको किसी एक झुंड में छोड़ दिया जाए, बालक के छोटे बच्चों के ही झुंड में छोड़ दिया जाए, तो हो सकता है कि वो उस झुंड से थोड़ा सा बड़ा हो, या उस समूह से या उस झुंड से, बच्चों का जो ग्रुप है उससे थोड़ा सा बड़ा हो। तो वो, हम अगर उस ग्रुप में देखें उस बच्चे को, तो हम उस बच्चे को उसके हाइट और उसकी मैच्योरिटी के हिसाब से इवैल्यूएशन करेंगे, मेजरमेंट करेंगे कि वो बच्चा उस ग्रुप के अनुसार से किस प्रकार का दिखता है। अगर वो बड़ा है, उसका हाइट और उसकी सोच और समझ बड़े हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि बच्चा जो है वो कुछ ज़्यादा परिपक्व है। लेकिन अगर ऐसे समूह में अगर बच्चा जब छोटा है और बड़े ग्रुप में है, तो आसानी से ये भी दिखेगा कि बच्चा छोटा है। तो अगर इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि इस अवस्था में तुलना, जब हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं, तो जो स्टैंडर्ड पोजीशन रखा गया है वह परिवर्तित हो गया है या चेंज हो गया है, जिसको हम कह सकते हैं। और इसमें चेंज के कारण उसके कैरेक्टर या उसके प्रकार को हम लोग उतने प्रभावी रूप से इफ़ेक्टिवली नहीं बता सकते हैं। अगर हम कहें कि यहाँ पे जो बच्चा है उसके स्टैंडर्ड को या मानक को उस आधार पे रखा जाए कि बच्चे की एज क्या है, उसकी हाइट क्या है, उसके एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, उसके आधार पे जब तक हम उस बच्चे के पोजीशन को नहीं रखते हैं, तब तक बच्चे के वास्तविकता को या उसके व्यवहार को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जब हम इस कैरेक्टर को वहाँ पे रखते हैं, जैसे एज है, हाइट है, और भी बहुत सारे एब्सोल्यूट वैल्यू, निरपेक्ष माप है, जो कि हम लोगों को बच्चे के व्यवहारों को देखने के लिए जब जानना होता है, तो वहाँ पे इन सारे समूह के बातों को या कैरेक्टर की बातों को स्पेसिफिकली रखा जाता है कि कहाँ से उस बच्चे के उस बात के अनुसार से उसके व्यवहार को उसका महत्व मिले, और उसके महत्व को मिलने के बाद ही हम उसके रिलेटिव पोजीशन को जान पाते हैं। बहुत बार विशेष रूप से जब मनोवैज्ञानिक शैक्षिक मापन करने की बात जब आती है, तो शैक्षिक मापन या एडुकेशनल वैल्यू करने के लिए जब भी बात आती है, तो उसमें बहुत बार बहुत सारे वैल्यूज़ को रख कर के किया जाता है, और उसी वैल्यूज़ के अनुसार से या उन्हीं बातों के अनुसार से जिस बातों को मुख्य रूप में देखना होता है, उस मुख्य बातों के अनुसार से स्टैंडर्ड पोजीशन बनाई जाती है, और स्टैंडर्ड पोजीशन के अनुसार से उसका मेजरमेंट किया जाता है या उसके रिलेटिव पोजीशन को देखा जाता है। अगर इस दोनों बातों के बीच में कोई रिलेशन ना हो, तो इस मेजरमेंट का कोई भी वैल्यू नहीं हो जाएगा। तो जब तक किसी भी एडुकेशनल मेजरमेंट हो रिलेटिव पोजीशन देखने के लिए, किसी भी बात की रिलेटिव पोजीशन को देखने के लिए, इन बातों को देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि किस प्रकार से हम इन बातों को देख रहे हैं या किस प्रकार से हम इन बातों को दिखा रहे हैं। जैसे कि अगर हम दिखा रहे हैं कि कितनी संख्या में बच्चों की उपस्थिति हो रही है, कितनी संख्या में नहीं उपस्थिति हो रही है, तो हम उस आंकड़े के अनुसार से दिखा सकते हैं कि अगर रियल में बच्चों का एडमिशन जितने नंबर में स्कूल में है और जितने रोज की उपस्थिति होनी चाहिए, अगर हम ये मानक तय ना करें, तो हम इसके उपस्थिति के वैल्यू को हम लोग मेज़र नहीं कर सकते हैं।
मान लीजिए लिया जाए, दूसरे रूप में हम इसको देख सकते हैं। मान लिया जाए अगर कोई भी स्टूडेंट जो है किसी एग्ज़ाम में 30 अंक या 30 नंबर लेता है, और जब 30 नंबर लेता है तो हम ये रियली कह सकते हैं कि 30 नंबर लिया है। लेकिन किस आधार पे 30 नंबर लिया है? क्या वो 50 नंबर में 30 नंबर लिया है, या 100 नंबर में 30 नंबर लिया है, या 75 नंबर में 30 नंबर लिया है? अगर हम उसके मानक को नहीं देखेंगे तो हम उसके औसत अंक को, या उसके जो भी प्राप्त अंक है जो कि 30 नंबर कहा जा रहा है, उस अंक को हम नहीं बता सकते हैं। जब तक हम उस अंक के बारे में नहीं बताएंगे, नहीं दिखाएंगे, तब तक उसके रिलेटिव पोजीशन के बारे में नहीं बता सकते हैं। या फिर हम नहीं कह सकते हैं कि बच्चा अगर मान लिया जाए 100 नंबर में 30 नंबर लाया है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसने बहुत खराब प्रदर्शन किया है। और अगर 50 में 30 नंबर लाया है तो हम कह सकते हैं उसने अच्छा प्रदर्शन किया है। यह उसके स्टैंडर्ड, या कह सकते हैं कि उसके एब्सोल्यूट वैल्यू, निरपेक्ष माप के अनुसार से उसके सापेक्ष माप को प्रदर्शित करने का सही तरीका है। अब बात करते हैं प्रतिशत श्रेणी की, परसेंटाइल रैंक की। प्रतिशत श्रेणी में जब भी एक वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है तो हम लोग अभी तक प्रतिशत के बारे में सुने हैं। अगर सामान्य रूप से कहा जाए तो किसी बच्चे ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं अपने किसी भी परीक्षा में, किसी बच्चे ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं अपने परीक्षा में, क्या वो 60% अंक प्राप्त किया है, क्या वो 70% अंक प्राप्त किया है, क्या वो 50% पोजीशन 50% मार्क्स लेके आया है। इस तरह की बातों को अभी तक हम लोग नॉर्मली ही सुनते आए हैं। लेकिन जब बात इस बात की करते हैं कि उसने क्लास में कितना पोजीशन लाया है, जब हम क्लास में या अपने स्टेट लेवल में या कॉलेज लेवल में, स्कूल लेवल में कितना पोजीशन लेके आया है, तो हम साधारण रूप में ये कह पाते हैं कि अगर एक क्लास में 50 स्टूडेंट हैं तो 50 स्टूडेंट में से उस स्टूडेंट का आखिर में स्थिति या उसकी जगह परीक्षा में कितनी रही है। क्या वो 5th पोजीशन लाया है, क्या वो 6th पोजीशन लाया है। 50 में से 5th पोजीशन, 50 में से 6th पोजीशन। जब हम 50 में से 5th पोजीशन, 6th पोजीशन, 1st पोजीशन की बात करते हैं तो हम ये मानते हैं कि जो अगर ये संख्या 50 है तो हम मानते हैं कि 50 से काफ़ी नज़दीक में है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि 50 से 35 की पोजीशन में है तो इस जगह पे है। तो यहाँ ये इस बात को इसलिए कहा जा रहा है कि रियल के प्रतिशत या पोजीशन वो ऊपर से वो कितने श्रेणी में है, ये अधिकतर 100 के स्टैंडर्ड पे आधारित होता है। किसी भी अंक के प्रतिशतांक श्रेणी या परसेंटाइल रैंक यह बताती है कि उस अंक के नीचे उसके कितने प्रतिशत अंक है। यदि प्रतिशतांक श्रेणी या परसेंटाइल रैंक 8 है तो इसका अर्थ ये है कि उसके नीचे 8% अंक पढ़ते हैं, या फिर कह सकते हैं कि उसके नीचे बाद बाकी 8 कैंडिडेट पढ़ते हैं। एरन जैकब्स ये कहते हैं ए परसेंटाइल रैंक गिव्स अस द रिलेटिव रैंक ऑफ ए स्कोर विथिन ए डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड स्केल ऑफ 100। उसी तरह से गैरेट के अनुसार
The percentile ranks of an individual is the position of scale of 100 to which the subject score entitles him. यहाँ पे इस तरह की बातें ये लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रतिशतांक श्रेणी किसी अंक का स्थान वितरण में उसकी श्रेणी के संदर्भ में इंगित करती है, उसके पोजीशन को बताती है। इसलिए यह एक ऑर्डिनल स्टैटिस्टिक्स या कह सकते हैं क्रमिक सांख्यिकी है। जब तक किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में अंक की कुछ संख्या का ज्ञान ना हो तब तक श्रेणी का अर्थ कोई भी अर्थ नहीं रह जाता है। मान लीजिए अगर हम अगर हम कहें कि किसी ने 20 पोजीशन लाई है, किसी ने 30 पोजीशन लाई है, लेकिन उसके स्टैंडर्ड वैल्यू का पता नहीं रहे कि उसने 100 में लेके आया है, 50 में लेके आया है, 30 में लेके आया है, तो इसका कोई भी वैल्यू नहीं हो पाता है। अगर उसी जगह अगर हम कहें कि 200 अंक में 8वां श्रेणी या 8वां पोजीशन लाने वाला स्टूडेंट रिलेटिव रूप में एकदम से हाईएस्ट पोजीशन पाया है, अगर उसी जगह में कहें कि 10 अंक में 10 नंबर में 8th परसेंटाइल श्रेणी पाने वाला जो स्टूडेंट है वो सबसे निचला पोजीशन या निम्न श्रेणी का है। अगर हम कहें कि 100 का जो स्टैंडर्डाइजेशन का प्रयोग करने वाला है तो यहाँ पे परसेंटाइल रैंक का स्थान एक इंडेक्स बताता है। परसेंटाइल का स्थान जो है वो एक इंडेक्स के रूप में बताता है, सीरियल वाइज इंडेक्स के रूप में बताता है, जो कि वितरण में डिस्ट्रीब्यूशन में अंकों के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्वतंत्र होता है। देखा जाए तो बहुत ही अच्छे रूप में इसको बताता है। प्रतिशतांक श्रेणी जो है वो यूनिवर्सलाइजेशन के रूप में अर्थ रखती है, या फिर कह सकते हैं कि सार्वभौमिक अर्थ रखती है, जो कि मूल प्राप्तांकों में नहीं होता है, या फिर कह सकते हैं कि मूल रूप में वो नहीं दिखाई पड़ता है। यहाँ पे जो भी प्रतिशतांक या परसेंटाइल श्रेणी है जो शून्य के निकट है या 0 पोजीशन के नज़दीक में है, वो परसेंटाइल रैंक का अर्थ है कि वो औसत के निकट है। अगर 100 के निकट की प्रतिशतांक परसेंटाइल रैंक है तो इसका अर्थ ये है कि वो जो ग्रुप है उसमें हाईएस्ट पोजीशन रखती है। स्टैटिस्टिक्स में जब क्लासरूम के अंदर में 96 परसेंटाइल श्रेणी की बात करते हैं तो ये बताता है कि यहाँ पे जो क्लास है उसमें छात्र जो है, स्टूडेंट्स जो है वो सबसे अच्छा पोजीशन रखता है। यहाँ पे हम लोगों को एक चीज़ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो परसेंटाइल रैंक है वहाँ पे व्यक्ति का या फिर कैंडिडेट का जो ग्रुप में पोजीशन बनता है वही पोजीशन उसका एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है। मान लिया जाए, एब्सोल्यूट वैल्यू इसलिए नहीं कहा जा रहा है, इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मान लिया जाए कि किसी के क्वालिटी को मेज़र करना है, और या सुंदरता हो, हाइट हो, वेट हो, या फिर किसी भी रूप में उसको मेज़र करना है, तो मेज़र करने के रूप में हम उसका मेज़र तब तक नहीं कर सकते हैं जब हम उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निरपेक्ष मूल्य को जानना होगा और उसके अनुसार से उसके स्टैंडर्ड पोजीशन को जानना होगा। जब उसके स्टैंडर्ड पोजीशन को जानेंगे तभी हम कह सकते हैं कि आखिर में उसका पोजीशन जो है वो किस रूप में है। यहाँ पे उसके पोजीशन को बताने के लिए अगर मान लिया जाए कोई कंपटीशन हो रहा है हाइट का, वेट का, तो अगर उसमें कोई कैंडिडेट 4th पोजीशन या 4th परसेंटाइल रैंक लाता है तो हम ये कह सकते हैं कि उसने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन अलग अलग जगह अलग अलग कैरेक्टर को लेकर के अलग अलग बातें की जा सकती हैं।
यहाँ पे जब एक अच्छे बात को लेकर के किया जा रहा है तो हम इसको फोर्थ पोजीशन को हम अच्छा कर सकते हैं, या बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। लेकिन मान लिया जाए किसी बदमाशी के लिए या किसी बुरे काम के लिए अगर किसी का कैरेक्टर को जज करना हो, तो मान लिया जाए अगर सबसे निचला श्रेणी का भी व्यक्ति, मान लिया जाए 100 स्टैंडर्ड पोजीशन है, 100 स्टैंडर्ड पोजीशन है, उसमें 96 पोजीशन पाने वाला भी अगर एक व्यक्ति हो, तो हम इसको ये नहीं कह सकते हैं बदमाशी के रूप में कि वो व्यक्ति बदमाश नहीं है या बुरा नहीं है। इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जेल में रह रहा है और जेल में वो कैरेक्टर के मामले में साल भर जब ऑब्जर्वेशन किया गया, साल भर, तो और उसका पोजीशन 96 पोजीशन आया है, तो हम ये कह नहीं सकते हैं कि उसने कभी बुराई नहीं की है या वो एक अच्छा व्यक्ति है। हो सकता है कि वो अच्छा व्यक्ति बन गया है, लेकिन वो एक अच्छा व्यक्ति है ये नहीं किया जा सकता है। तो हर मामले में इस रिलेटिव पोजीशन एंड एब्सोल्यूट पोजीशन के मेजरमेंट करते समय में हम उसके गुण के अनुसार से कर सकते हैं, लेकिन हर मामले में ये पोजीशन बताने वाली चीज़ें उच्च और नीच खास करके कैरेक्टर में नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे बहुत बार लोग परसेंटेज और परसेंटाइल रैंक में बहुत बार लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। मान लिया जाए अगर एक स्टूडेंट 20 में से 15 क्वेश्चन सही करता है, तो हम मान लेते हैं, कह सकते हैं कि 75% क्वेश्चन वो सही किया है। लेकिन हम उसको परसेंटाइल रैंक में उस समय तक नहीं बता सकते हैं जब तक हम अन्य लोगों का भी क्वेश्चन को जज नहीं कर ले, आंसर को जज नहीं कर ले, और हम ये नहीं बता सकते हैं कि अगर वो 75% क्लियर किया है तो अगला कैंडिडेट भी उससे कम या उससे ज़्यादा क्लियर किया होगा। अगर यदि समूह में उस अधिकांश लोगों ने 15 क्वेश्चन सही किए हैं, तो हम उसके कह सकते हैं कि उसका प्रतिशतांक श्रेणी परसेंटाइल रैंक लोवेस्ट भी हो सकता है। यहाँ पे हम लोगों को एक बात ध्यान रखना चाहिए कि फर्स्ट परसेंटाइल रैंक में जो है वो कैंडिडेट को हम लोग हाईएस्ट पोजीशन बताते हैं, जबकि प्रथम परसेंटाइल रैंक जो है वो निम्न स्थान का या निचला श्रेणी का एक्सप्लेन करता है। तो हम लोग बहुत सारी बातें परसेंटाइल रैंक में देखें और परसेंटाइल रैंक के बारे में जाने। तो अब हम लोग देखेंगे कि ग्रुप्ड डाटा में परसेंटाइल रैंक किस तरह से होता है। इससे पहले जब हम लोग परसेंटाइल रैंक को हम लोग कैलकुलेट किए थे, तो परसेंटाइल रैंक को कैलकुलेट करते समय हम लोगों ने उसके कैलकुलेशन के प्रोसीजर को कुछ इस प्रकार से देखा था। जो परसेंटाइल रैंक कैलकुलेशन किया गया था उसमें जो भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी था, फ्रीक्वेंसी प्रतिशतांक रैंक में जो फ्रीक्वेंसी के जो भी डिस्ट्रीब्यूशन को व्यवस्थित आंकड़ों में या फिर कर सकते हैं अरेंज करके उसके क्रमबद्ध आंकड़ों से उसका कंपैरिजन किया जा सकता है। जब कैलकुलेशन करने की बात आती है तो यहाँ पे जब आंकड़े क्रमबद्ध रूप में होते हैं तब प्रतिशतांक श्रेणी का कैलकुलेशन किया जाता है, जो कि हम लोगों ने पिछले बार जो फॉर्मूला देखा था वो था PR = 100 माइनस 100R माइनस 50/n, जिसमें PR प्रतिशतांक श्रेणी था, R = अंकों का क्रम और N = कुल अंकों की संख्या। तो आज हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से परसेंटाइल रैंक को हम लोग किस प्रकार से इवैल्यूएशन करेंगे ग्रुप्ड डाटा के लिए।
यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं व्यवस्थित आंकड़ों से प्रतिशतांक श्रेणी की गणना, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटाइल रैंक फ्रॉम ग्रुप डाटा। इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है PR परसेंटाइल रैंक इक्वल टू 100/n ब्रैकेट के अंदर F प्लस X माइनस L बाय FP L ब्रैकेट बंद FP/I। यहाँ पे जो FP है वो हमारे जो आवृत्ति है, हमारा जो स्कोर का जो डाटा है उसमें X वाले वर्गांतरण की आवृत्तियाँ हैं। N इक्वल टू जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं N इक्वल टू आवृत्तियों की कुल संख्या। यहाँ पे जो X है वह X इसके लिए ये बता रहा है कि जिस अंक का PR ज्ञात करना है, परसेंटाइल रैंक ज्ञात करना है, उसके बारे में है। फिर ये L है, कैपिटल L। ये जो कैपिटल L है ये इसलिए है कि वो जिस क्लास इंटरवल पे है उसकी वास्तविक निम्नतम सीमा जिसमें X पड़ता है और I इक्वल टू क्लास इंटरवल या कह सकते हैं वर्गांतरण का आकार। तो इसके लिए हम लोग एक सम बनाएंगे, एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और उसके अनुसार से हम देखेंगे कि इसमें क्या कहा जा रहा है, या फिर कह सकते हैं कि इसको सॉल्व ग्रुप डाटा में ये प्रतिशतांक श्रेणी को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें क्लास इंटरवल दिया गया है, फ्रीक्वेंसी है और F कैलकुलेट किया गया है। F है, इसको किस तरह से बनाया गया है ये देखेंगे। यहाँ पे जो भी आंकड़े हैं, जैसे क्लास इंटरवल जो है 40 से 44 तक, 35 से 39, 30 से 34, 35 से 29, 25 से 29, 20 से 24, 15 से 19, 10 से 14, 5 से 9, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। इसका फ्रीक्वेंसी 40 से 44 तक के लिए 2 है, कैपिटल F में 25 है, 35 से 39 के लिए 3 है, इसमें 28 है, 30 से 34 के लिए 4 है, यहाँ पे 20 है F में, 25 से 29 के लिए 5 है, यहाँ 16 है, 20 से 24 के लिए 5 है, 11 है, 5 से 19 के लिए 3 है, 6 है, 10 से 14 के लिए फ्रीक्वेंसी जो है 2 है और F जो है 3 है, और 5 से 9 के लिए ये 1 है, यहाँ पे 1 है। यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं, यहाँ पे F देख रहे हैं। एग्ज़ाम में जो हमारे पास क्वेश्चन रहेंगे ये केवल क्लास इंटरवल रहेगा और F रहेगा। यहाँ पे इस आंकड़े में हमें ये निकालना है, यहाँ लिखा हुआ है उपयुक्त तालिका में 28 अंक प्राप्त करने वाले व्यक्ति की प्रतिशतांक श्रेणी ज्ञात कीजिए। 28 अंक प्राप्त करने वाले प्रतिशतांक श्रेणी को ज्ञात करना है। तो ये किस प्रकार से ज्ञात करना होगा इसको हम लोग अभी देखेंगे। पहले फॉर्मूला लिखेंगे PR इक्वल टू 100/n ब्रैकेट बड़ा वाला ब्रैकेट F प्लस ब्रैकेट के अंदर X-1 ब्रैकेट बंद FP/I ब्रैकेट बंद। यहाँ पे जो वैल्यू हम लोग डाले हैं 100n, ये जब हम टोटल करेंगे तो ये 1 होता है। यहाँ पे जो
एफ, स्मॉल एफ के बगल में बड़ा एफ जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे जो बड़े एफ है इसमें जो कैलकुलेशन किया गया है वो इस प्रकार से है। यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी को देखिएगा, 1+2, 1+2 3, 3+3 6, 6+5 11, 11+5 16, 16+4 20, 20+3 3 23, 23+2 25। यहाँ पे इस तरह से पोजीशन दिया हुआ है। अब हम इसको जो हमारा फॉर्मूला है उसमें पुट करेंगे सारे वैल्यू। हमारे वैल्यू में जब हम पुट करेंगे तो 100/25, जो हमारे ये फ्रीक्वेंसी का टोटल n नंबर है वो 25 है। f = 11 है। 11 इसलिए है क्योंकि हमारा जो ये फ्रीक्वेंसी का जो नंबर है वो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है ये 5 है। इसीलिए यहाँ पे जो इसका लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है वो 11 है, इसलिए f = 11। फिर हमारा x = 28 माइनस l = लोअर लिमिट है। लोअर लिमिट यहाँ पे हम देखेंगे 25 और 24 के बीच का भाग होगा। जब 25 और 24 के बीच का भाग होगा तो यहाँ पे आएगा उत्तर, यहाँ पे जो उत्तर आएगा वो 24.5 होगा। 25 और जोड़ 24 और उसको 2 से भाग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 24.5। तो हमारा जो L होगा 24.5 और FP जो है फ्रीक्वेंसी परसेंटाइल जो है ये 5 है, इसलिए 5 है। और जो क्लास इंटरवल जो है 20 से 24 जब हम काउंट करेंगे तो क्लास इंटरवल हमारा 5 होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे अपना वैल्यू पुट कर लेंगे। 100/n 100/25, f 11, x 28 माइनस l 24.5 इंटू 5, fp 5/5। अब जब हम आगे कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे होगा 4, 11 + 3.5/5 गुना 5। यहाँ पे जब हम इसको और हल करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर वाला सारा भाग क्लियर करेंगे। 5 से 5 कट जाएगा, 3.5, तो आएगा हमारा 4 गुना 11 + 3.5, फिर होगा 4 गुना 14.5। हमारा जो रियल आंसर आएगा 4 गुना 14.5 को जब हम क्लियर करेंगे तो 58.5 इतना हमारा आंसर आएगा। तो ये इस तरह से हम ग्रुप्ड डाटा का हम पोजीशन निकालेंगे। यहाँ पे मैं बताते चलूँ कि जब हम अभी हम लोग ग्रुप्ड डाटा के लिए जब हम कैलकुलेशन कर रहे थे तो कुछ खास पदों को इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। वो खास पद इस प्रकार से हैं: प्रतिशतांक श्रेणी या परसेंटाइल रैंक करने के समय में जिस तरह से हम लोग चल रहे थे, अपना इवैल्यूएशन का काम कर रहे थे, उसमें जो खास बात थी उसमें सबसे पहला ये था कि जब हम किसी अंक को ज्ञात कर रहे थे, जब हम किसी अंक के लिए ज्ञात कर रहे थे तो यहाँ पे ये बात ध्यान में रखना पड़ता था कि हमें ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम जिस अंक को या जिस नंबर को हम लोग PR परसेंटाइल रैंक ज्ञात करना है वो किस क्लास इंटरवल पे पड़ता है। दूसरी बात, वो जो क्लास इंटरवल है उसकी वास्तविक निम्नतम सीमा क्या है जिसमें कि x पड़ रहा है।
फ्रीक्वेंसी को जब जोड़ रहे हैं, तीसरी बात यह है कि जब फ्रीक्वेंसी को जोड़ रहे हैं तो उसकी गणना जो है वो उसमें एफ की गणना किस प्रकार से कर रहे हैं, जो अभी हम लोगों ने देखा नीचे से ऊपर हर फ्रीक्वेंसी को जोड़ते हुए गए। अब चौथी बात है कि एक्स वाले जो क्लास इंटरवल हैं उसके फ्रीक्वेंसी में वर्गांतरण या क्लास इंटरवल के आकार को भाग दे करके उसके क्लास इंटरवल में हर अंक में या हर पोजीशन में हर चरण के फ्रीक्वेंसी या विचलन को के दर को ज्ञात करना, ये सारी बातें इसमें खास रूप से ध्यान देने की बात है। अब हम लोग देखेंगे कि परसेंटाइल रैंक जो है, हम लोग जब परसेंटाइल रैंक की बात कर रहे हैं तो इसकी उपयोगिता, या हम लोग जब भी परसेंटाइल रैंक को हम लोग देखना चाहते हैं तो ये क्यों देख रहे हैं या फिर किस लिए ये परसेंटाइल रैंक जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे जो परसेंटाइल रैंक है वो इसलिए देखा जाता है कि हम लोग उससे देख सके कि कहाँ से कहाँ तक ये लाभदायक है, या फिर कह सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक ये अपने पोजीशन को बता रहा है, इस पोजीशन में किस तरह से इसका वैल्यू ज़्यादा मीनिंगफुल है, या फिर कह सकते हैं कि जो भी परसेंटाइल रैंक है हम उस रूप में परिवर्तित कर देते हैं जिससे कि उनको सरलता से समझा जा सकता है और उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ही सरल रूप में किया जा सकता है। ये तुलना करने के लिए या व्याख्या करने के लिए बहुत ही आसान या सुविधाजनक रूप में हमें परसेंटाइल रैंक प्राप्त हो जाता है, जिससे कि हम उसके असल वास्तविक रूप को बता सकते हैं। यहाँ पे प्रतिशतांक परसेंटाइल रैंक एक रिलेटिव पोजीशन है और इसमें ये ध्यान रखना ध्यान रखना चाहिए कि वो किन लोगों के साथ उसमें परसेंटाइल रैंक का इवैल्यूएशन किया गया है। यहाँ पे जो परसेंटाइल रैंक है वो किसी समूह के रूप में किया गया, समूह विशेष में किया गया है या किस स्थान के लिए किया गया है, ये इंगित किया जा रहा है। यहाँ पे जब भी परसेंटाइल रैंक को सार्थक रूप में देखने की बात की जा रही है तो वहाँ पे उस व्यक्ति के समूह की रचना या उसके प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए। अब अगर मूल अंक के वितरण को अगर हम समान रूप से वितरित नहीं करेंगे और उसके बाद उसके श्रेणियों को दर्शाएंगे तो यहाँ पे जो भी पर्पस से दिखाने की कोशिश की जा रही है वो कोशिश कामयाब नहीं होगी। इसीलिए कोशिश ये करना चाहिए कि जिस पर्पस से भी दिखाने की कोशिश की जा रही है उसी पर्पस को ध्यान में रख करके काम किया जाए। प्रतिशतांक श्रेणी इस बात पर भी निर्भर करती है कि उसके नीचे के अंक कितने हैं और उसके ऊपर के अंक कितने हैं। यदि किसी अंक के निकट या कह सकते हैं कि किसी नंबर के निकट नज़दीक में बहुत सारे नंबर हैं तो उस अंक में थोड़े बहुत अंकों को जोड़ देने से या तो वो बहुत ही ऊपर ले जाएगा या वो बहुत ही अधिक पोजीशन ले लेगा। तो यहाँ पे प्रतिशतांक श्रेणी भी उसके अनुसार से बढ़ जाएगा। अगर किसी अंक के निकट या किसी नंबर के निकट बहुत कम नंबर है या बहुत नंबर कम है तो उसको काफ़ी बढ़ाने पर भी उसके परसेंटाइल रैंक को बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। तो इस प्रकार से परसेंटाइल रैंक बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, खास करके स्कूलों के लिए, स्कूल की बात होने के लिए। यहाँ पे जब स्कूल में परसेंटाइल रैंक की बात की जाती है तो परसेंटाइल रैंक से ये देखने को बहुत ही अच्छे तरीके से मिलता है
कि किस प्रकार से बच्चों के श्रेणी को बड़े ही आसानी से एक टीचर अपने क्लासरूम में बहुत ही आसानी से उसके रियल पोजीशन को बता पाएगा। इसमें फ़ायदा बच्चों के लिए और टीचर के लिए, दोनों के लिए होता है। टीचर के लिए यह फ़ायदा होता है कि वो बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, उसके परसेंटाइल रैंक के अनुसार से कहाँ उसमें कमी हो रही है, कहाँ घटी हो रही है, उसके बारे में जान रहा है। बच्चा जो है वो कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, कितनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रहा है, कहाँ कमी है, कहाँ नहीं है, इसके बारे में ही बहुत अच्छे तरीके से एक टीचर को पता चल जाता है। बच्चे को अपने परसेंटाइल रैंक से ये पता चलता है कि वो अपने क्लासरूम के अंतर्गत कितने पोजीशन में है, या फिर कह सकते हैं कि किस तरह की स्थिति में वो अपने आप को रख रहा है। इस स्थिति के अनुसार से वो बता पाता है कि उसकी अपनी पोजीशन या शिक्षा में या खेल कूद में या जानकारी में कितना है, जिसके कारण से वो अपने आप को आगे बढ़ाने में लाभदायक सिद्ध कर सकता है। दूसरी बात यह है कि बहुत हद तक ये बच्चों के लिए, बच्चों के माता पिता के लिए और साथ ही साथ स्कूल मैनेजमेंट के लिए भी बहुत ही लाभदायक होता है। स्कूल मैनेजमेंट परसेंटाइल रैंक से जान पाता है कि उसका पोजीशन अपने स्कूल में या दूसरे स्कूल के मुकाबले कितना है, और दूसरे स्कूल के मुकाबले जब वो परसेंटाइल रैंक की बात आती है तो वो अपनी बढ़ोतरी करने के लिए, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए किस रूप में काम करेगा। माता पिता के लिए भी ये फायदेमंद हो जाता है कि हर माता पिता अपने बच्चों के पोजीशन को जान पाते हैं और दूसरे बच्चों के पोजीशन को भी जान पाते हैं। शिक्षक माता पिता को आराम से बता पाते हैं कि आपके बच्चे में कहाँ और क्यों घटी हो रही है, और उसके अनुसार से उसको और कहाँ मेहनत करनी चाहिए जिससे कि वो अपने आप को आगे बढ़ा सके। तो यहाँ पे बहुत सारी बातों के बारे में आज हम लोग चर्चा की है। परसेंटाइल रैंक में हम लोगों ने अभी तक अनग्रुप डाटा को किस तरह से परसेंटाइल रैंक कैलकुलेट करते हैं, और आज हम लोगों ने देखा कि ग्रुप डाटा के लिए किस तरह से परसेंटाइल रैंक हम लोग इवेलुएट करते हैं, मेज़र करते हैं, और किस तरह से हम लोग मेज़रमेंट निकालते हैं, और उस मेज़रमेंट से बच्चों को, माता पिता को, साथ ही साथ शिक्षक को और स्टूडेंट को कितने फ़ायदे होते हैं, और उन फ़ायदों से या उन नुकसानों से बच्चे, स्कूल, माता पिता और शिक्षक अपने आप को किस प्रकार से बचा सकते हैं, अपनी प्रगति किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम लोगों ने देखा। अगले वीडियो में एक नए परसेंटाइल रैंक के टॉपिक के साथ फिर से आप लोगों के सामने आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू।